जय हिंद कैडेट्स। मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आज सबसे फिर मुखातिब हूँ आपके एनसीसी सी एग्ज़ाम 2021 की तैयारियों की दृष्टि से। कैडेट्स, जैसा कि मैंने आपको मेरी इससे पहले की ऑनलाइन कक्षाओं में, ऑफलाइन कक्षाओं में और हमारे और 7 राजस्थान एनसीसी बटालियन द्वारा आयोजित कैडर कोर्स में मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि सी प्रमाण पत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है एनसीसी का, जिसे प्राप्त करने के लिए कैडेट्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए कैडेट्स को न केवल लिखित परीक्षा बल्कि प्रायोगिक परीक्षा के विविध चरणों से गुजरना पड़ेगा। कैडर कोर्स के अंतर्गत हमने आपको बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको काफ़ी बातें समझ में आई होगी। तो मैं आज आपकी सी प्रमाण पत्र परीक्षा, जो दिनांक 13 और दिनांक 14 जुलाई 2021 को 2 दिन के लिए प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक 2 चरणों में चलेगी। लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। इन दोनों ही परीक्षाओं में कैडेट्स को अनिवार्य रूप से यूनिफॉर्म में आना है। बेहतरीन क्वालिटी का टर्नआउट, आला दर्जे की यूनिफॉर्म, प्रॉपर सेव, गर्ल्स के लिए बालों का जूड़ा और नेट लगा हुआ, और एकदम वो टर्नआउट जो एक कैडेट्स के लिए यथोचित है, इस प्रकार से आना होगा। साथ ही साथ कैडेट्स को अपने साथ अपना आधार कार्ड और कॉलेज का आईडी कार्ड भी परीक्षा में बैठने के लिए लाना होगा। अपना लंच बॉक्स और कम से कम अपने बैग में 4 लीटर पानी अनिवार्य रूप से साथ लेकर आए। तो कैडेट्स, अभी मैं आपके लिए कुल मिलाकर 9-10 कक्षाओं का आयोजन करूंगा, विशेष कक्षाओं का, और इनका मकसद ये है कि सी परीक्षा की दृष्टि से आपके कोर्स की काफ़ी गहराई के साथ आपको तैयारी कराई जा सके और प्रश्नों का जवाब देने में आपको मदद मिले। कुछ बातें मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि आप अपना जवाब पॉइंट्स के अंदर लिखेंगे, बिंदु के हिसाब से। लंबे जटिल पैराग्राफ से बचेंगे और जितना आपसे पूछा गया है केवल उतना ही सटीक और टू द पॉइंट जवाब देना है, क्योंकि पेपर इतना लंबा है कि यदि आपने अनावश्यक बातें लिखी तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप पेपर के काफ़ी हिस्से से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका परीक्षा परिणाम आपकी उम्मीद के विपरीत आ सकता है और आप काफ़ी नीचे भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपसे बात करूंगा आपके प्रायोगिक परीक्षा के चरणों के बारे में। जितने स्टेप्स आप थ्योरी पेपर में देख रहे हैं, चाहे ड्रिल के क्वेश्चंस हो, चाहे स्मॉल वेपन से जुड़ी हुई बातें हो, चाहे मैप से जुड़ी हुई बातें हो, चाहे कंपास से जुड़ी हुई बातें हो, इन तमाम चीज़ों का आपको प्रैक्टिकल भी देना होगा। ड्रिल के दौरान आपको डीएसटी, ड्रिल स्क्वाड टेस्ट, 16 कदम चलना, दाएं सैल्यूट, बाएं सैल्यूट, आगे मूड, पीछे मूड, निकट लाइन चल, खुली लाइन चल, पूरी प्रक्रिया को आपको जांच अधिकारी के सामने, जो कि आपकी परीक्षा ले रहा है, उसके सामने इसको करके बताना होगा। कैडेट्स, कुछ नया नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि आपको 3 साल के एनसीसी ट्रेनिंग के अंदर हमने सिखाया था। हमने और हमारे पीआई स्टाफ ने आपको जो चीज़ें बताई, उन चीज़ों को आपको रिकॉल करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और साथ ही साथ इस बारे में यूट्यूब पर भी कुछ मटेरियल अवेलेबल है प्रैक्टिस के बारे में, तो आप उनको देख सकते हो। ड्रिल के बाद वेपन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिकल, जैसे कि 7.62 mm SLR, 7.62 mm LMG और 0.22 सेमी डिलक्स राइफल। इसके पार्ट्स के नाम आपको पता होना चाहिए। इसको खोलने और जोड़ने की प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। इन वेपन्स का लेंथ कितना है, वेट कितना है, लंबाई कितनी है, स्मॉल बट राइफल, लॉन्ग बट राइफल, मीडियम बट राइफल,
इन सबके टेक्निकल डाटा और इनको खोलने जोड़ने का प्रोसेस आपको विशेष रूप से दोहराव करना होगा। कुछ क्वेश्चन आपसे कुछ बातें इंसास के बारे में पूछी जा सकती है, 5.56 mm इंसास, तो इन चीज़ों के बारे में। साथ ही साथ मैप रीडिंग, नक्शे के अंदर विविध प्रकार की आकृतियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, रियल नॉर्थ, ये किस प्रकार से निकाला जाए, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ कंपास के माध्यम से डिग्री निकालना, कंपास का बेहतरीन तरीके से प्रयोग कैसे किया जाए, कंपास के विविध हिस्सों के नाम, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे प्रैक्टिकल के तौर पर पूछी जाएगी। और आपको मैं बता दूं कैडेट्स अच्छी तरीके से कि हर हिस्से के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक तय किए गए हैं, और यदि आप इनसे कम लाते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका ग्रेड खराब हो सकता है और आपका परिणाम काफ़ी नीचे जा सकता है, और मे बी फेल, आप अनुत्तीर्ण भी हो सकते हो। क्योंकि पिछले साल मैं आपको डूंगर कॉलेज एनसीसी कंपनी के बारे में बताऊं तो आप लोगों को, तो तुम लोगों को ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि पिछली बार डूंगर कॉलेज एनसीसी कंपनी का रिजल्ट 66% रहा था, जो हमारी उम्मीद से काफ़ी कम था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की प्रक्रिया को दोहराएं। तो आइए आज मैं आपसे बात करूँगा क्वेश्चंस के बारे में। आपको उन क्वेश्चंस जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उनका जवाब आपको तैयार करना है। आपके पास आपके एनसीसी हैंडबुक्स है, स्टडी मटेरियल है, डीजी एनसीसी ट्रेनिंग ऐप है, आप इनकी मदद से, और कोई और दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे 2IC डॉक्टर श्वेता नेहरा मैडम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। बटालियन में हमारा PI स्टाफ भी आप लोगों को इस बारे में गाइड करने के लिए तैयार है, बस सीखने की ज़रूरत है। तो मैं आज मेरी कक्षा के इस पहले चरण में आज आपसे बात करूंगा ड्रिल से जुड़े हुए क्वेश्चन के बारे में, कि ड्रिल से जुड़े हुए किस प्रकार के प्रश्न आपके थ्योरी पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ड्रिल का अर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिल, ड्रिल क्या है। किसी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करने की विधि का नाम है ड्रिल है। ड्रिल की खोज किसने की? जर्मनी के मेजर जनरल ड्रोल ने। ड्रिल कितने प्रकार की होती है, ड्रिल के क्या फ़ायदे हैं, ड्रिल की बुरी आदतें, कि व्हाट शुड यू नॉट डू ड्यूरिंग द ड्रिल, ड्रिल के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए। ये विद्यार्थियों, कैडेट्स, बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है। आप अपनी एनसीसी हैंडबुक देखेंगे, आपको इनके जवाब मिलेंगे। तो मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताता हूँ किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हर हिस्सा है, जैसे आपके थ्योरी पेपर का एक हिस्सा जो भाग फर्स्ट कहलाता है, ड्रिल से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ कि हर हिस्से में पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक लाने जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप किसी एक हिस्से में न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम ले आए और बाकी हिस्से में आप बहुत ज़्यादा नंबर ले आए तो भी आप फेल हो जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर हिस्से में न्यूनतम उत्तीर्णांक आप हासिल करें, और एग्रीगेट जो पास मार्क्स तय किए गए वो आपको प्राप्त करने हैं। आपकी ग्रेडिंग भी उसी हिसाब से तय होगी। कुछ क्वेश्चन ड्रिल के जो पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मेरे अनुभव से कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो मैंने तैयार किए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रिल कितने प्रकार की होती है, ड्रिल कितने प्रकार की होती है। दूसरा, केन कितने प्रकार की होती है। ड्रिल की खोज जर्मनी के किस व्यक्ति ने की। विश्राम पोजीशन में पंजे से पंजे की दूरी कितना इंच होती है।
परेड पर आने के लिए कितने कदम लिए जाते हैं? ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए, वापस रिपीट कर देता हूँ। ड्रिल कितने प्रकार की होती है? केन कितने प्रकार की होती है? ड्रिल जर्मनी के किस व्यक्ति ने शुरू की? विश्राम पोजीशन में पंजे से पंजे की दूरी कितनी होती है? और परेड पर आने के लिए कितने कदम लिए जाते हैं? रोजाना मैं आपसे कुछ न कुछ बातें करूंगा आपके प्रश्न पत्र में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में, तो आप ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। करीबन लगभग 10 कक्षाएँ लेने का मेरा इरादा है आपसे का, और मैं चाहता हूं कि मेरा कैडेट परीक्षा के अंदर पूरी तरीके से तैयार होकर जाए, क्योंकि जब तैयारी में कमी नहीं तो रिजल्ट में भी किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तेज चाल में कदम की लंबाई कितनी ली जाती है? एनसीसी कैडेट 1 मिनट में कितना कदम चलते हैं? किस रैंक के पदाधिकारियों को बट सैल्यूट दिया जाता है? परेड पर आने के लिए कितने कदम लिए जाते हैं? और थंब का वर्ड ऑफ कमांड किस पांव पर दिया जाता है? वापस दोहराव के लिए क्वेश्चन, तेज चाल में कदम की लंबाई कितनी होती है? एनसीसी कैडेट 1 मिनट में कितना कदम चलते हैं? बट सैल्यूट किस रैंक के पदाधिकारी को दिया जाता है? परेड पर आने के लिए कितने कदम लिए जाते हैं? और थंब का वर्ड ऑफ कमांड किस पांव पे दिया जाता है? आगे के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थी कैडेट्स आपसे पूछा जा सकता है, तुम लोगों से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति गार्ड के लिए कैडेट्स की संख्या कुल कितनी होती है? राष्ट्रपति गार्ड के लिए कैडेट्स की संख्या कुल कितनी होती है? विश्राम पोजीशन में एडी से एडी का फासला कितना होता है? पीछे मुड़ की कार्रवाई में, अबाउट टर्न की कार्रवाई में कितने डिग्री का कोण बनता है? पीछे मुड़ की कार्रवाई में कितने डिग्री का कोण बनता है? सलामी शस्त्र गार्ड किस रैंक के अधिकारी को दिया जाता है? तेज चाल और थंब की कमांड में थंब में कितने मूवमेंट होते हैं? ये आपको कुछ क्वेश्चन और बताए मैंने। मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट इन क्वेश्चंस के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक मैंने देखा कि पिछले साल की परीक्षाओं में पूछे गए पुराने कैडेट्स, और हमारे एनसीसी अनुभव के आधार पर हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं। अब मैं आप फिर बात करूंगा आपसे दूसरे पोर्शन के बारे में। पहला पोर्शन था ड्रिल का। कैडेट्स तुम लोगों के लिए बड़ा लाजमी है कि ड्रिल के अंदर मिनिमम उत्तीर्णांक हासिल करने जरूरी है, अपना बेस्ट देने का। अब दूसरा पोर्शन वेपन ट्रेनिंग, हथियार प्रशिक्षण। हथियार प्रशिक्षण का प्रैक्टिकल भी है, जिसमें आपसे वेपन्स के बारे में टेक्निकल डाटा पूछा जाएगा। अब वेपन्स के ऊपर जो थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि 7.62 mm SLR का कारगर रेंज कितना होता है? 7.62 mm SLR का कारगर रेंज कितना होता है? आपसे ये जानकारी ली जा सकती है। दूसरी बात ये, .22 सेमी डिलक्स राइफल, इसकी कारगर रेंज कितनी होती है? 7.62 mm SLR का कारगर रेंज कितना गज, और .22 डिलक्स राइफल का कारगर रेंज कितना होता है? कारगर रेंज का मतलब कैडेट्स उस दूरी से है, उस डिस्टेंस से है जहाँ पर कि वो वेपन मार कर सकता है इफेक्टिव तरीके से, उसको कहते हैं कारगर क्षमता। LMG कितने भागों में खोली जाती है? ये भी आपसे पूछा जाएगा। और इसके अलावा 7.62 mm LMG का बाइपोड रेंज कितना होता है? हैंड ग्रेनेड फटने का समय कितने सेकंड का होता है? पिस्टल का कारगर रेंज कितना होता है? और .22 राइफल की
लंबाई कितना इंच होती है? 7.62 mm SLR का भरी हुई मैगजीन के साथ वजन बताइए। 7.62 mm SLR को कितने भागों में खोला जाता है? ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, यूँ तो आपका पूरा प्रश्न पत्र ही महत्वपूर्ण है, हमारे सामने सिलेबस है, लेकिन फिर भी कुछ ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके आप विशेष ध्यान दीजिएगा तुम लोग। 7.62 mm SLR का मैगजीन के साथ वजन कितना होता है? 7.62 mm LMG के मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? डोंट कंफ्यूज विद LMG एंड SLR। LMG और SLR के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों का जो बोर है वो 7.62 mm है। लेकिन क्वेश्चन का जवाब देने से पहले ये अच्छी तरीके से देख लेना कि आपसे क्वेश्चन सेल्फ लोडिंग राइफल का पूछा जा रहा है या आपसे LMG का पूछा जा रहा है, दोनों देख लेना। 36 नंबर हैंड ग्रेनेड का इफेक्टिव किलिंग एरिया कितना गज है? कितने गज में वो मार करता है? तो ये कुछ क्वेश्चन है, वेपन्स के क्वेश्चन है। वापस रिपीट करता हूँ मैं आपको। 7.62 mm SLR का कारगर रेंज, .22 राइफल का कारगर रेंज कितना गज है, LMG कितने भागों में खोली जाती है, 7.62 mm LMG का ऑन बाईपोर्ट रेंज कितना है, कार्बाइन मशीन गन का बैटल रेंज कितना गज है, हैंड ग्रेनेड फटने का समय कितना होता है, पिस्टल का कारगर रेंज कितना है, .22 राइफल की लंबाई कितना इंच है, मजल वेलोसिटी वेपन्स की, स्मॉल वेपन्स की, SLR की, LMG की, .22 डिलक्स राइफल का, इनका वजन, कारगर क्षमता, इनमें कितने राउंड भरे जाते हैं, ये सारा टेक्निकल डाटा आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। .62 mm SLR का नॉर्मल रेट ऑफ फायर क्या है? 7.62 mm LMG का वेट कितना है? 5.56 mm इंसास राइफल का कारगर रेंज कितना? इन्फेंट्री बटालियन में टैंक तोड़ने वाले हथियार का क्या नाम है? तो ये कैडेट साहब का दूसरा पोर्शन था वेपन ट्रेनिंग का। अब तीसरा और काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा आता है इसका, वो है हिस्ट्री ऑफ द NCC, यानी NCC का इतिहास, जिसमें NCC से जुड़ी हुई बेसिक बातें जो आपको एक NCC कैडेट होने के तौर पे अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। आपसे अपेक्षित नहीं है बल्कि अनिवार्य रूप से यह माना जाता है कि आपने 3 साल का NCC प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसलिए आपको ये चीज़ें आनी है। NCC के उद्देश्य आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए और पेपर के अंदर जितना स्पेस लिया है उसके अंदर आपको उस जगह का उपयोग करते हुए इन चीज़ों को लिखना है। 7 इसका NCC के उद्देश्य। इसके अलावा NCC गान आपको पता होना चाहिए, हम सब भारतीय। NCC ऑर्गेनाइजेशन DG NCC नई दिल्ली से लेकर आपके कॉलेज और स्कूल तक NCC का जो सोपान क्रम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, DG NCC, DDG NCC, ADG NCC, ग्रुप कमांडर, बटालियन कमांडर, आपके ANO, कंपनी कमांडिंग ऑफिसर, प्लाटून कमांडिंग ऑफिसर, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। दैट इज द NCC ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, NCC कितने डायरेक्टरेट में विभाजित है, NCC का नवीनतम डायरेक्टरेट कौन सा है, NCC के DG का क्या नाम है, राजस्थान NCC DDG
का नाम बताइए, महानिदेशक एनसीसी का, ठीक है ना, दिल्ली डायरेक्टरेट का, और उप महानिदेशक एनसीसी राजस्थान का। इसके अलावा आपके ग्रुप कमांडर का क्या नाम है, आपसे आपके बटालियन कमांडर का भी नाम पूछा जाता है। तो ये सारी बातें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा एनसीसी फ्लैग किस कलर का होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात, उससे जुड़ी हुई बातें। और इसके अलावा साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनसीसी के अंदर कैडेट्स को कितनी रैंक दी जाती है और किस हिसाब से दी जाती है, यह सारा आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए जो आपसे पूछी जा सकती है कि आपके जो एएनओज है, एनसीसी ऑफिसर्स है, जो आपको ग्राउंड के अंदर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग देते हैं। एनसीसी में 2 प्रकार का प्रशिक्षण होता है। एक तो होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जो आपको कॉलेज और स्कूल में दी जाती है, जिसमें आपके एएनओ साहब की कमांड में पीआई स्टाफ आपको ट्रेन करता है। कुछ क्लासें आपके एएनओ साहब लेते हैं और बाकी आपके पीआई स्टाफ देखते हैं। तो वो तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। और एक होती है कैंप ट्रेनिंग। तो आपको इन चीज़ों के नाम पता होने चाहिए। एनसीसी की ट्रेनिंग क्या, आपकी एनसीसी की परेड की कितनी संख्या होती है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपसे उम्मीद की जाती है। दूसरा, आपके यहाँ पर आपको ट्रेनिंग देने के लिए जो एएनओ साहब है, जो कॉलेज में लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर रैंक तक के अधिकारी होते हैं और स्कूल में 3rd ऑफिसर से लेकर चीफ ऑफिसर तक के अधिकारी होते हैं, तो उनके चयन का तरीका, हर कोई व्यक्ति एएनओ नहीं बन सकता। तो एएनओ बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 21 से 42 की आयु वर्ग में हो, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, व्याभिचारी नहीं हो, उच्च नैतिक चरित्र का स्वामी हो, कॉलेज और स्कूल का स्थायी स्टाफ हो। तो ये कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो आप इनको तैयार कीजिएगा, इन चीज़ों को। इसके अलावा अगला पोर्शन जो इसमें पूछा जाता है वो है राष्ट्रीय एकता और जागरूकता, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। इससे जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन आपके बारे में पूछे जाएंगे, जैसे कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद ब्रिटिश ताज का स्थान किसने ले लिया, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ का जो निशान है। सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत में किसको बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का जवाब। सती प्रथा को समाप्त करने में किस भारतीय का योगदान रहा, राजा राम मोहन राय। मूर्ति पूजा का सबसे अधिक विरोध हिंदू धर्म की किस शाखा ने किया। गुरु अर्जुन देव का संबंध किस धर्म से है। वाराणसी किस उद्योग के कारण प्रख्यात है। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे सिचुएटेड है। अमरनाथ किस राज्य में है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का संबंध किस राजवंश से है। लाल किला किस जगह पर स्थित है। 2 लाल किले, दिल्ली का भी और आगरा का भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच में हुआ। भारत में सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री पद किसने संभाला। बाजीराव पेशवा का संबंध किससे था, किस वंश से था, किस क्षेत्र से था। पणजी किस राज्य की राजधानी है। ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो आपसे बड़े पैमाने पर पूछे जाएंगे और आपको इनकी तैयारी करनी है। गोवा ऑपरेशन किस वर्ष हुआ। फिरोजाबाद उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रख्यात है। सोमनाथ किस राज्य में स्थित है। इसके अलावा आप नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस के बाद आपका जो भाग 4 है थ्योरी पेपर का, पहला ड्रिल का था, दूसरा वेपन से जुड़ा हुआ था, तीसरा हिस्ट्री ऑफ एनसीसी एंड नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन थे, और चौथा हिस्सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप का, पीडीएल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, इससे जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय लीडर, एक आप लीडर से क्या समझते हैं। डिस्क्राइब एनी 10 क्वालिटी ऑफ ए लीडर, एक लीडर या नेता के किन्हीं 10 गुणों के नाम लिखिए।
आपको सीधा 10 गुण लिखने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, टाइम का ध्यान रखना है। इसके अलावा टाइप ऑफ द लीडरशिप, लीडरशिप कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ द लीडर, लीडर कितने प्रकार के होते हैं, नेता का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, नेतृत्व कितने प्रकार का होता है। तो लीडरशिप से जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन है बड़ी संख्या में, और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स भी ये कवर कर रहे हैं। नेतृत्व के प्रकार लिखिए, एक अच्छे नागरिक के 10 गुण लिखिए। अधिकार क्या है, भारतीय संविधान ने नागरिकों को जो अधिकार प्रदत्त कर रखे वे कितने प्रकार के, और कोई 5 अधिकारों के नाम आप लिखने। एक हिस्सा है पेपर का आपके हेल्थ एंड हाइजीन, आपसे हेल्थ एंड हाइजीन से जुड़े हुए भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अपने स्वास्थ्य की बेहतरीन देखरेख कैसे कर सकते हैं, उन 5 बीमारियों के नाम लिखिए जो पानी के द्वारा फैलती है। एड्स का पूरा नाम लिखिए, और एड्स से आप कैसे बच सकते हैं। मनुष्य को अपना जीवन स्वस्थ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अगर आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। हाउ कैन यू प्यूरिफाई द वाटर, पानी को साफ आप किस प्रकार से कर सकते हैं, किन्हीं 5 तरीकों के नाम लिखिए। आपका जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, प्राथमिक उपचार बॉक्स, उसमें कौन कौन सी सामग्री होती है, उस सामग्री के बारे में आपको मेंशन करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, इससे जुड़े हुए काफ़ी सवाल कैडेट्स आपसे पूछे जाते हैं, पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। आपदा क्या होती है, आपदा का अर्थ, आपदा कितने प्रकार की होती है, आपदाओं के निर्माण में मनुष्य का क्या योगदान है, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है, उनके प्रकार। इसके अलावा एक कैडेट होने के नाते आप किस प्रकार से आपदा प्रबंधन करेंगे, तो ये कुछ बातें आपको जानना लाजमी है। आग लग जाती है, फायर कंट्रोल आप किस प्रकार से करेंगे। आपकी जो पार्टी है फायर कंट्रोल पार्टी, फायर फाइटिंग ब्रिगेड जिसको हम कहते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन सी पार्टियाँ होती हैं, उनके नाम आपको बताने। आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका का आपको विवेचन करना है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जो आजकल चेंजेज हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेज हो रहा है, कई जगह हम देख रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही, कई जगह पर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो रही है, जहाँ गर्मी पड़नी चाहिए वहाँ गर्मी नहीं पड़ रही है। तो इस प्रकार जो क्लाइमेटिकल चेंजेज हो रहे हैं उनके क्या कारण है और उनके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। हम अपने पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन कई प्रकार के हुए, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। और ताज़ा तरीन कैडेट्स, अब हम पिछले 2 साल से कोविड-19 कोरोना वायरस से पीड़ित थे, तो आपसे कोरोना वायरस का इतिहास, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, कोरोना वायरस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन सी वैक्सीन इस फील्ड के अंदर काम कर रही है, कौन सी वैक्सीन सबसे पहले आई, तो इन तमाम बातों के बारे में जानकारी। और सबसे बड़ी बात है कि एक इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं मानता हूँ कि आपसे पूछा जा सकता है, और जैसा कि आपने काम भी किया है कि एक कैडेट होने के नाते कोरोना जैसी आपदा के नियंत्रण में स्थानीय प्रशासन के साथ आपने किस प्रकार से सहयोग किया, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के रूप में हो, चाहे वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में हो, चाहे फूड एंड राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिस प्रकार से भी हो, तो आपने जो एक्चुअली किया है उससे जुड़ी हुई बातें। तो आपके एक्सपीरियंसेज एक एनसीसी कैडेट होने के नाते कोरोना नियंत्रण में आपकी भूमिका या कोरोना के कंट्रोल में एनसीसी का रोल, इस प्रकार से जुड़े हुए क्वेश्चन भी मेरा ये मानना है कि आपसे पूछे जाएंगे, तो इसके लिए भी आप रेडी रहिए। आम आदमी ध्वनि प्रदूषण जो होता है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आम आदमी कितना डेसिबल शोर को बर्दाश्त कर सकता है। एक जो हेल्दी मनुष्य होता है उसके शरीर में कितने बोन्स होती है, हड्डियाँ होती है। अपने रेस्पिरेशन सिस्टम यानी सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान मनुष्य कौन सी गैस बाहर निकालता है, रात को पौधे कौन सी गैस ग्रहण लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। एडवेंचरस एक्टिविटीज, एनसीसी कैडेट्स
विविध प्रकार के साहसिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। तो उन एक्टिविटीज़ के नाम है जैसे रिवर राफ्टिंग है, जैसे साइकिलिंग है, जैसे पैरासीलिंग है, जैसे पैराग्लाइडिंग है, ट्रैकिंग है, माउंटेनियरिंग है। तो इस प्रकार के कैंप्स के बारे में पूछे जा सकते हैं। प्रमुख साहसिक कैंप और एनसीसी गतिविधियाँ, उनके नाम लिखिए। भारत के प्रमुख गतिविधियों के नाम लिखिए, इनके पर्वतों के। और एनसीसी में जो साहसिक गतिविधियाँ की जाती है, एडवेंचरस एक्टिविटीज, उसका मकसद क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एनसीसी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। एनसीसी का ध्येय वाक्य। एनसीसी कैडेट्स किस किस प्रकार के सोशल सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, कितने प्रकार के ऑब्स्टेकल होते हैं। जिग बैलेंस और डबल स्ट्रेट जंप, वो क्या चीज़ होती है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ बातें आपसे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, उसके बारे में आपसे बात की जाएगी। आर्म्ड फोर्सेज, रक्षा सेवाएं, भारतीय सेना के सभी रैंकों का रैंक स्ट्रक्चर, एनसीओ, जेसीओ और ऑफिसर्स आपको पूरा पता होना चाहिए। मैप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, मैप कितनी टाइप के होते हैं और मैप में नोड्स कितने टाइप के होते हैं, उनके नाम लिखिए। आपसे सिंबल भी बनवाए जाएंगे, निशान, फील्ड सिग्नल्स, मंदिर का निशान, रेलवे लाइन का निशान, सर्वेटरी, आमरूख, मकबरा, टॉम्ब, गिरजाघर, चर्च। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, जो है उनका नाम लिखना है। फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं। हाथ से आप कितनी डिग्री पढ़ सकते हैं। सेक्शन बैटल ड्रिल कितने हिस्सों में पूरी होती है। तो ये कैडेट्स कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी आपसे बात की आज की कक्षा में। आपसे हिंदुस्तान का मिलिट्री इतिहास पूछा जाएगा, पाकिस्तान के साथ जो हुई हमारी लड़ाइयाँ, चाइना के साथ जो हुआ हमारा युद्ध, इन सब बातों के बारे में आपको रेडी रहना है। पानीपत की पहली लड़ाई, द्वितीय लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई और संचार के माध्यमों के नाम। तो आज ये पहले चरण में मेरी इस कक्षा में मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए, उसके बारे में मैंने आपसे बात की है। आगे की कक्षाओं में मैं और क्वेश्चन के बारे में आपको समझाऊंगा। आई होप कि इन बातों को आपने काफ़ी गंभीरता से लिया होगा। लेना लाजमी है, परीक्षा इस सर के ऊपर है। जय भारत, जय हिंद।